राहुल और सविता दोनों दिल्ली के एक घर में रहते थे। राहुल के दादा दादी दिल्ली के बाहर रामगढ़ नाम के गांव में रहते थे। वो अक्सर राहुल और उसकी पत्नी सविता को गांव आने के लिए फोन करते रहते थे, पर राहुल काम की वजह से कभी उनसे मिलने गांव नहीं जा पाता था। एक दिन गांव में राहुल की दादी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। राहुल को फोन करके बुला लो, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। हाँ, मैं अभी राहुल को फोन करता हूँ। राहुल के दादाजी राहुल को फोन करते हैं। बेटा राहुल, तेरी दादी की तबीयत बहुत खराब है, वो बस तुझे ही याद कर रही है। लो, उनसे बात करो बेटा। बेटा राहुल, हमने बचपन में तुझे देखा था जब तू गांव आया करता था, पर उसके बाद ना हम कभी शहर आए और ना तू कभी गांव आया। तेरे माँ बाप तो इस दुनिया में रहे नहीं, अब तो हमारा जो है तू ही है। अब हमारी थोड़ी सी जिंदगी बची है, इसलिए हमारे मरने से पहले एक बार अपने बूढ़े दादा दादी से मिलने आ जा। ऐसे मत बोलो दादी जी, हम हमेशा आपको याद करते हैं। आपके साथ बिताया हुआ बचपन मैं कैसे भूल सकता हूँ। माँ बाप के बाद अब आप दोनों ही तो हो। आप चिंता मत करो, मैं आज ही ऑफिस का सारा काम करके रात को गांव के लिए निकलता हूँ। ठीक है बेटा। राहुल सविता को दादी की तबीयत के बारे में बताता है। आपको जाना चाहिए, मैं तो अपनी प्रेगनेंसी के चक्कर में सफर नहीं कर सकती, पर आप तो जा ही सकते हो। हाँ सविता, मैं सोच रहा हूँ कि आज रात को ऑफिस से सीधा गांव चला जाऊँ। हाँ, ये सही रहेगा। राहुल ऑफिस चला जाता है, पर ऑफिस में काम करते करते उसे बहुत देर हो जाती है। रात के करीब 12 बज जाते हैं और तभी राहुल की बीवी का फोन आता है। हेलो राहुल, क्या हुआ? इतनी देर हो गई है, गांव के लिए कब निकलोगे? बस निकल रहा हूँ, ऑफिस में आज बहुत काम था। ठीक है, आप ध्यान रखना और गांव पहुंचकर फोन करना। राहुल ऑफिस से निकलकर अपनी बाइक स्टार्ट करता है और गांव के लिए निकल पड़ता है। राहुल करीब 10 किलोमीटर ही आगे निकला होता है कि तभी उसकी बाइक बंद हो जाती है। ओहो, अब ये क्या आफत आ गई। राहुल चेक करता है तो पता चलता है कि बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया है। ओह शिट, इसमें तो पेट्रोल खत्म हो गया। मैं भी कितना भुलक्कड़ हूँ जो इतना जरूरी काम भूल गया और इसमें पेट्रोल ही नहीं डलवाया। अब तो लगता है मुझे गांव बस से ही निकलना पड़ेगा। राहुल बाइक को धक्का मारकर पास ही के एक बस स्टॉप पर खड़ी कर देता है और खुद भी वहीं बैठकर बस के आने का इंतजार करने लगता है। यहाँ कितना सन्नाटा है और ये कितना अजीब बस स्टॉप है। राहुल इस बात से बिल्कुल अनजान होता है कि वो एक भूतिया बस स्टॉप है और वहाँ सालों से कोई भी आता जाता नहीं है। राहुल को वहाँ बैठे हुए 10 मिनट ही हुए होते हैं कि तभी एक बस वहाँ आकर रुकती है। उस बस में से एक कंडक्टर नीचे उतरता है। कहाँ जाना है तुमको? जी, वो रामगढ़। वहीं जा रहे हैं, आकर बैठ जाओ। पर मेरी बाइक यहाँ खड़ी है, इसमें पेट्रोल खत्म हो गया था, इसलिए मुझे यहाँ खड़ा करना पड़ा। पर मैं इसे ऐसे यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता, तो क्या इसे ऊपर रख सकते हैं? कंडक्टर एक हाथ से बाइक उठा लेता है और उसे बस की छत पर रख देता है। राहुल उस कंडक्टर को ऐसे बाइक उठाते देख हैरान हो जाता है। हे भगवान, ये आदमी इतनी भारी बाइक एक हाथ से कैसे उठा सकता है? कंडक्टर बस के अंदर चढ़ जाता है और राहुल को अंदर बैठने को बोलता है। राहुल जैसे ही बस में चढ़ता है तो देखता है कि बस में ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा कोई भी नहीं है। राहुल चुपचाप जाकर एक सीट पर बैठ जाता है। राहुल के दिमाग में अभी भी वही बाइक वाली बात घूम रही होती है। तभी अचानक पीछे से आवाज आती है। सबसे पीछे वाली सीट पर दरअसल एक चुड़ैल बैठी हुई होती है और वो बस भूतों से भरी हुई होती है। भैया, जरा बस को रोक दो, मेरा स्टॉप आ गया है। जब मैं इस बस में चढ़ा था तब तो यहाँ कोई भी नहीं था, तो ये पीछे से किसकी आवाज आई? राहुल बहुत डर जाता है, पर उसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती कि वो पीछे मुड़कर एक बार देख ले। चुड़ैल धीरे धीरे चलकर राहुल के पास से गुजरती है और तभी राहुल डर के मारे अपना मुंह खिड़की की तरफ कर लेता है। उसके बाद जब वो खिड़की के शीशे में उस चुड़ैल को देखता है तो डर के मारे उसके पसीने छूट जाते हैं। हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गया? अब मैं क्या करूँ? हाँ, अब बस मुझे हिम्मत रखनी होगी और चुपचाप इसी बस में बैठे रहना होगा। बस रुक जाती है और चुड़ैल बस से नीचे उतर जाती है। उसके बाद राहुल को थोड़ी राहत मिलती है, पर उसे क्या पता था कि उसके पीछे पूरी बस में भूत और चुड़ैल बैठे हैं। राहुल मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है और सोचता रहता है कि वो इस मुसीबत से कैसे निकले। राहुल आंखें बंद करके बैठ जाता है, पर तभी पीछे से एक भूत
उसके कंधे पर अपना हाथ रख देता है। राहुल की झट से आंख खुल जाती है। वो अपने कंधे पर एक हाथ देखता है जिसके बड़े बड़े नाखून होते हैं। अरे भाई, क्या थारे पास बीड़ी मिलेगी? राहुल और ज्यादा डर जाता है और एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखता कि किसने उसके ऊपर हाथ रखा हुआ है। हे भगवान, मुझे बचा लो। क्या हो गया भाई? तने जवाब ना दिया है? एक बार जरा पीछे न मुड़कर तो देख ले। नहीं नहीं, मेरे पास कोई बीड़ी नहीं है। अच्छा, तो अब मैं क्या पीऊंगा? थारा खून? राहुल अपने कंधे पर रखे उस भूत के हाथ को हटाने ही वाला होता है कि तभी वो हाथ अचानक खुद ही गायब हो जाता है। राहुल फिर ड्राइवर को आवाज देता है। अरे भाई साहब, ये रामगढ़ कितनी देर में आएगा? जब इस बस की सारी सवारी उतर जाएंगी तब तुम्हारे रामगढ़ का बस स्टॉप भी आ जाएगा। आखिर कौन और कितनी सवारी है इस बस में? मैं जब बैठा था तब तो यहाँ कोई भी नहीं था। और ये ड्राइवर ऐसी बातें क्यों कर रहा है जैसे इसे सब पता है? कहीं ये भी तो कोई भूत नहीं है? राहुल झांक कर ड्राइवर की शक्ल शीशे में देखने की कोशिश करता है। राहुल का शक सच में बदल जाता है जब वो शीशे में ड्राइवर के चेहरे की जगह एक भूत का चेहरा देखता है। मतलब इस बस में सभी भूत हैं, कोई भी इंसान नहीं है। मैं कभी भी इस बस से निकल भी पाऊंगा या नहीं? एक काम करता हूँ, सविता को फोन करके उससे मदद मांगता हूँ। राहुल सविता को फोन मिलाता है पर फोन में नेटवर्क ही नहीं आ रहे होते। यहाँ तुम्हारा फोन नहीं मिलेगा। अच्छा होगा इसे अपनी जेब में वापस रख लो। इसको कैसे पता चला कि मैं फोन मिला रहा हूँ? इसका मुंह तो आगे की तरफ है, तो इसे कैसे पता पीछे क्या हो रहा है? इसका मतलब तो यही है कि ये कंडक्टर भी एक भूत है। बोला ना, फोन अंदर रख लो। हाँ, वो तो बस में ऐसे ही फोन देख रहा था। मुझे सब पता है कि तुम पीछे बैठकर क्या कर रहे हो। राहुल फटाफट फोन जेब में वापस रख लेता है और तभी बस झटके से रुक जाती है। चलो चलो, जल्दी से सब लोग बस से उतरकर खा पी लो। राहुल बस की खिड़की के बाहर झांकता है तो बस एक ढाबे पर रुकी हुई होती है। सारे भूत और चुड़ैल जल्दी जल्दी बस से उतरने लगते हैं। राहुल चुपचाप बस खिड़की के बाहर देखता रहता है। उसे महसूस होता है कि लोग उसके पास से निकलकर जा रहे हैं और बस से उतर रहे हैं। चलो अब तुम भी उतरो और कुछ खा लो और चुपचाप वापस आ जाना। मैं बस जा रहा हूँ। राहुल को कुछ समझ नहीं आता और वो डरता हुआ बस से नीचे उतर जाता है। उसे वहाँ बहुत से लोग खाना खाते हुए दिखते हैं। सभी लोगों के खाने की प्लेट में कटी हुई उंगलियां, आंखें, हाथ और जाने क्या क्या रखा हुआ होता है और वो लोग मजे ले लेकर उसे खा रहे होते हैं। राहुल दूसरी तरफ देखता है तो उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो बड़ी सी कढ़ाई में कटी हुई मुंडियां तल रहा होता है और वो मुंडियां जोर जोर से चिल्ला रही होती हैं। राहुल वहाँ से भागने की सोचता है पर फिर उसे कंडक्टर की बात याद आ जाती है। राहुल चुपचाप एक टेबल पर जाकर बैठ जाता है। इस ढाबे में भी सब भूत ही हैं। मैं अकेला इन भूतों से कैसे बच पाऊंगा? अब तो ऐसा लगता है मैं कभी अपने गांव नहीं पहुंच पाऊंगा। आपको क्या चाहिए? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेना तो पड़ेगा, यहाँ आकर बिना खाए नहीं जा सकते। मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ बस। ठीक है, अभी लाता हूँ। कुछ देर बाद वेटर राहुल की टेबल पर एक गिलास रखकर चला जाता है। राहुल पानी पीने के लिए गिलास उठाता है पर उसमें पानी नहीं बल्कि खून होता है। राहुल डर कर वो गिलास टेबल पर रख देता है। तभी कंडक्टर की बस के अंदर से आवाज आती है। चलो चलो, जल्दी से सब लोग अंदर आकर बैठ जाओ। सबसे पहले राहुल बस में चढ़ता है और अपनी सबसे आगे वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। उसके बाद सारे भूत और चुड़ैल बस में चढ़ने लगते हैं। राहुल डर के मारे चुपचाप आंखें बंद करके बैठ जाता है। उसके कानों में बस लोगों के चलने की आवाज आती है। बस फिर से चल पड़ती है। राहुल अपनी आंखें नहीं खोलता और बस मन ही मन भगवान का नाम लेता रहता है। कुछ देर बाद राहुल के कंधे पर कंडक्टर हाथ रखता है। तुम्हारा बस स्टॉप आ गया है, चलो नीचे उतर जाओ। राहुल आंखें खोलता है तो सामने रामगढ़ का बस स्टॉप होता है। तुम बहुत बहादुर हो जो इस बस से भागने की कोशिश नहीं की। अगर ऐसा किया होता तो यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाते। चलो अब जाओ, और तुम्हारी बाइक में पेट्रोल पूरा भरा हुआ है तो अब तुम आराम से बाइक पर अपने घर तक जा सकते हो। राहुल बस से उतर जाता है। उसके बाद कंडक्टर एक हाथ से राहुल की बाइक नीचे उतार देता है और वो बस वहाँ से चली जाती है। राहुल अपनी बाइक में पेट्रोल चेक करता है तो पेट्रोल पूरा भरा हुआ होता है। उसके बाद वो सारी घटना
अपने दादा दादी को सुनाता है।